हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बी एन पांडे चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के प्लेटफॉर्म से आज आपको कल की आई हुई अर्थात 31 को आई हुई हमारे भारत के बजट के जो इकोनॉमिक सर्वे है यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के की हाइलाइट्स लेके आपके सामने आया हूँ। और बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या वह प्रमुख बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कौन कौन से प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को फेस करेगी या कर रही है, और इसको जो प्रॉब्लम या चैलेंजेस है इसको ओवरकम कैसे करेगी या इससे दूर कैसे हटेगी, इसके बारे में आज हम बात करने के लिए आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखें, आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग को मालूम ही है कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्यों है। जैसा आपको मालूम है कि बजट जो होता है वह वाकई में वर्तमान और भविष्य इन दोनों को मिलाकर कि वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं या कितने हमको खर्च करने हैं और आने वाले वर्ष के लिए हमको किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना करना है या हमारे एक्सपेंडिचर का या इनकम का किस तरीके से एलोकेशन करना है। ठीक है, यानी व्यय एवं आय का किस तरीके से हम वितरण करें या कहाँ कहाँ उन चीज़ों को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज या जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करें। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया, एडुकेशन में हो गया, और आपके सिक्योरिटी लेवल पे हो गया, या सेंट्रल और स्टेट में जो भी डिवीज़न होते हैं हमारे इनकम के, तमाम ऐसी पॉलिसीज़ के माध्यम से तमाम ऐसी जो है योजनाएं जिसके अंतर्गत हमको पैसों की ज़रूरत होती है, वित्त की ज़रूरत होती है, वो तमाम बात बजट के अंतर्गत किया जाता है और एक पूर्वानुमान लगाया जाता है अपने भूतकाल के यानी अपने जो बीते हुए अनुभव हैं उसके आधार पर हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में हमको किस तरीके से अपने आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना है और किस तरीके से हम अपने आर्थिक गतिविधियों को और स्मूथली ड्राइव के तरफ ले चलें। ठीक है भैया, उससे पहले ही आता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब है कि आज के परिदृश्य में जैसे क्या लिखा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का, 2023-24 का नहीं है, ये 2022 और 23 का है। यानी पीछे से जो हमारा वर्ष आ रहा है, पीछे से 1 अप्रैल टू 1 मार्च 2013, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, ये उसका आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, ये उसी का क्या है, सर्वे वगैरह किया गया है और उसी के आधार पर की गई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना? अब देखो, जो मौलिक बात है जिसके बारे में अब हम बात करने के लिए आप लोगों से जुड़े हैं कि आर्थिक जो समीक्षा है, अच्छा इसी को क्या कहते हैं हम, आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा। ठीक है, तो ये भी कभी कभी आपको जानना चाहिए कि वास्तव में इसकी जो तरीका है ये क्या है और किस तरीके से इसको किया जाता है। इसमें तमाम ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। और सबसे पहली बात कि यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत या किस मंत्रालय के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि यह भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आर्थिक कार्य विभाग, उसमें भी क्या है, एक विभाग होता है जिसका नाम है आर्थिक कार्य विभाग, उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात आती है कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण चूंकि वर्तमान परिदृश्य में यदि देखें तो 2022 एक ऐसा वर्ष रहा जो कोविड के बाद की रिकवरी वर्ष रहा, कोविड के बाद की। ठीक है, कोविड के बाद का रिकवरी वर्ष है। यूक्रेन का युद्ध का आर्थिक प्रभाव बहुत गहराई से पड़ा है, चूंकि कोविड के बाद कोविड अभी हम पिछली क्लास में इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में बात कर रहे थे ना। वैश्विक परिदृश्य में यदि हम बात करें तो जैसे कोरोना के काल में सब कह रहे थे कि भैया हमको पैसे दे दो, जो अमेरिका ने किया कि उनके अपने नागरिकों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे दे दिए उनके हाथों में, जिससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि महंगाई बढ़ गई हो। हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, मतलब क्या कि यदि हम कहें कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया तो इसका मतलब है कि जिस वस्तु
का हम उपभोग कर रहे हैं, अगर वह 100 रुपये है और इन्फ्लेशन रेट 2.2% बढ़ गया है, इसका मतलब है कि उस वस्तु के वृद्धि के दर में 2.2 गुना की वृद्धि हो गई है। बात सुन नहीं? अच्छा, इसमें एक ही फैक्टर नहीं होता। जब हम इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक ही फैक्टर नहीं होता, या यूं कहें कि एकमात्र ही यह कारक नहीं है जो यह दिखाता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से महंगाई रेट बढ़ी है। ठीक है, बात सुन में आई? यहां तक हम देखें भारत के दृष्टिकोण में तो हमारे, चूंकि हमारा राष्ट्र क्या है, जो ग्रामीण अंचल पे वो सर्वाधिक क्या है, सेंटर्ड है। ठीक है, लगभग 70% के आसपास लोग रहते हैं और 145 करोड़ का हमारा जनसंख्या। हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ी है महंगाई, मगर साथ साथ ये भी देखिए कि इतने बड़े राष्ट्र में, और हम कहते हैं कि मोदी जी कहें कि 10 लाख जो है रोजगार हम देंगे। कब तक देंगे ये कोई टाइम बाउंड नहीं है। रोजगार देना ही महंगाई को रोकने के लिए एक सफल प्रयास हम समझ सकते हैं, न कि पैसा देना। अगर हम आपको जेब में पैसे देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे ना एक सर्टेन तरीके के बाद। अगर हम आपको रोजगार देंगे तो उससे पूरा साइकिल चलता है, इकोनॉमी की पूरी गतिविधि चलती है। समझ रहे हो ना मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? आऊंगा इस पे। तो हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वास्तव में शहरी एवं ग्रामीण व्यक्तियों के, भारत के शहरी एवं ग्रामीण व्यक्तियों के आय में लगभग 12.5 गुना, क्या मैं बोल रहा हूं, लगभग 12.5 गुना का डिफरेंस है। लगभग 12.5 गुना का डिफरेंस है शहरी की अपेक्षा ग्रामीण। यानी एक व्यक्ति अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उसका 12.5 गुना आप समझ लो कि डिफरेंस है ग्रामीण एवं शहरी लोगों के आय में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जीडीपी का मात्र 2% के लोगों, जीडीपी का जो होता है ना, वो मात्र 2% के लोगों पर गवर्नमेंट सेक्टर की चीजें जाती हैं, या यूं कहो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों तक उनकी सरकारी नौकरियों का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो बचे 94%, 98%, इन लोगों का क्या? यही लोग सर्वाधिक ग्रसित लोग होते हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, तमाम ऐसी चीजों से। ठीक है, तो इन्हीं के उपाय के लिए, प्रयत्न के लिए बजट में तमाम ऐसी नीतियों का निर्धारण किया जाता है जो मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों तक पहुंचती है। बात सुन में आई? आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 6 से लगभग 6.5% ग्रोथ रेट रहेगा। ठीक है, आगे मिलेगा ये सब। तो ये हमारे पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए कि वैश्विक पूरे समाज में, पूरे वैश्विक देश में क्या हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, मंदी की दौर आ चुके हैं, और उसमें भी हमारा भारत जैसा राष्ट्र क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ये आपको हाईलाइट दिख रहे होंगे, इसे आप देखो, हाईलाइट को समझो और समझने का प्रयास करो। इसको हम बताएंगे। देखो क्या है। हाँ, हिंदी में हो सकता है, कर दें हिंदी में। चलो हिंदी में कर देते हैं। ये हम डायरेक्ट पीआईबी से लिए हैं। आप लोग भी ये सब, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी ये सब सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, चलिए तब तो इंटरनेट, एक मिनट बस, थोड़ा समय दें हमें आप। अच्छा, दोनों चलो हो गया कल्याण इसका। नहीं नहीं, नेट ही नहीं चल रहा है। हो गया, चलो। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का सारांश है ये। देखो, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जीडीपी के बारे में बता रहा है कि 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से लगभग 6.8%
क्या है? रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है। जो अभी मैं आप लोग को बता रहा था, वैश्विक एवं आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो महत्वपूर्ण बात क्या है, कह देगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी। तो आप इसको लिख लो, ये प्रश्न बनता है। आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान, आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत 2023-24 के अंतर्गत भारत की विकास दर के कितना अनुमान लगाया गया, तो आप क्या कहोगे, 6 से 6.8% रहेगी। ठीक है। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में ही बात कर रहे हैं कि मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने का अनुमान है। क्या? विकास दर यानी ग्रोथ रेट कितना 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, क्या होगा, यह 7% रहने का अनुमान है। तो पिछले वित्त वर्ष विकास दर 8.7% रही थी। तो पिछला भी पूछ देता है, तो 2023 में लिख लो कि 7% और इसके पीछे 2022 में 8.7%। तो ये तीन आपको एक डेटा यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बात सुन में आई? आगे चलें। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है ये, एमएसएमई बोलते हैं। ठीक है, एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल और फिर मीडियम एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छा, ऋण के बारे में हम तमाम हमारी कक्षाएं पिछले 2-3 दिन से केंद्रित हैं। ऋण में अगर तेज वृद्धि हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऋण प्राप्त हो रहा है एमएसएमई को, तो वो प्रोडक्शन में जा रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल में घुस गए हैं, और प्रोडक्शन के कार्यों में जब वो संलग्न है तो इसका मतलब है कि विकास की दर क्या होगी, बढ़ेगी। और क्या कह रहा है कि जो जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.5% रही क्या, ऋण। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? हाँ, जनवरी से नवंबर यानी कितने महीने हो गए आपके, पूरे 11 महीने। ठीक है, जनवरी नवंबर 2022 लिखा है ना भैया, जनवरी से नवंबर 2022 का जनवरी और 2022 का नवंबर। आ जाओ इधर, कह रहा है केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है। पिछली कक्षा में बताए थे कैपेक्स क्यों किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वह आर्थिक गतिविधि और दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधि, दीर्घकालीन विकास के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जो वित्त वर्ष 2023 के 8 महीनों के दौरान 63.4% की दर से बढ़ा। कितने की दर से? 63.4% की दर से बढ़ा। यह वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का प्रमुख कारण रहा है। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि पूरी साइकिल फिर से रीजनरेट हो गई। ठीक है, तो कितने प्रतिशत से बढ़ा, कह ही रहा है कि सच अ बिग नंबर 63.4%, और अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि यह जो हमारा विकास का गति है, जो पहिया है, वह वास्तव में तेजी की तरफ बढ़ रहा है। कह रहा है आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर 6.8% रहेगी, जो इसके लक्ष्य सीमा से अधिक है। अब यह कौन सा दर होता है? महंगाई दर। दो तरीके की दर होते हैं, एक तो होते हैं थोक महंगाई, और दूसरा होता है फुटकर, रिटेल। जानते हो? हाँ, तो ये सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। महंगाई एकदम आराम से इकोनॉमिक्स की भाषा में जैसे हम समझते हैं, डिमांड महंगाई आपका घट बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर 6.8% रहेगी। अच्छा, अगर कह रहा है वित्त वर्ष 2023 के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, यानी 2023 से लेके, ध्यान देना, अगर कह रहा है वित्त वर्ष, तो यहां पर 2023 दिसंबर तक के बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ, तो वित्त वर्ष और सामान्य वर्ष में थोड़ा अंतर होता है। अगर हम वित्तीय वर्ष के बारे में बात करें तो जिस वर्ष को डिनोट कर रहा उसका 1 अप्रैल से लेके और अगले वर्ष तक जाने तक 31 मार्च तक, उसके अंतर्गत, ताकि यहां पे बात कह रहा है रहेगी ना, भविष्य के बारे में बात कर रहा है, तो महंगाई दर रहने का अनुमान है, लिख लो। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 6.8% की दर से क्या होगी, महंगाई दर बढ़ेगी या रहेगी, जो इसके लक्ष्य की सीमा से अधिक है। क्या कह रहा है? हाँ ठीक है, जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग समझते हैं सामान्य वर्ष मतलब क्या, एक क्या बोलते हैं उसको, 1 जनवरी से लेके होता है, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, सॉरी 31 दिसंबर तक। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो महंगाई दर है यह वाकई में कितना रहेगा, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब देखो, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई। तो वित्त वर्ष 2022 का मतलब क्या है? अच्छा, ये छूट गया था, चलो। निर्माण गतिविधियों में प्रवासी श्रमिकों के लौटने से, अच्छा, प्रवासी श्रमिक जानते हो, ऐसे श्रमिक जो अन्य राज्य, उनका रेजिडेंस तो एक राज्य में है, यानी दूसरे राज्यों में वो रहते हैं, श्रमिक हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं, लेबर हैं वो, ठीक है। जैसे मान लो बिहार हो गया, सर्वाधिक लेबर देता है, यूपी हो गया लेबर देता है, ओडिशा हो गया लेबर देता है, करके करते हैं ना, रबी के फसल, खरीफ के फसल और जो अन्य फसल होते हैं, तो इनके साथ साथ समय भी लगता है भाई, 2-3 महीने में एक फसल हो जाएगा, तो बुआई करे, 2-3 महीने उतना काम रहा नहीं, 2-3 महीने बाद कटाई होगा, 4 महीने बाद, तो ये 3-4 महीने में ऐसे श्रमिक अपने खेती बाड़ी का काम धंधों से निकल के भी अन्य जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं में चूंकि कोरोना की वजह से क्या हुआ, सारे श्रमिक अपने अपने घर की तरफ लौट चुके थे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि निर्माण गतिविधियों में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, निर्माण मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही ना हो रहा है, निर्माण गतिविधियों में प्रवासी श्रमिकों के लौटने से, तो जो श्रमिक कोविड के दौरान अपने घर को लौट गए थे, उनके अब रिटर्न होने से, ठीक है, रिटर्न होने से निर्माण सामग्री के जमा होने की प्रक्रिया, भाई अब लौटेंगे तो निर्माण सामग्री लोग जमा करेंगे तभी ना कार्य होगा। जो पिछले साल के 42 महीनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में, अब वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही क्या होगी, कौन बताएगा? हर 3 महीने ले लो, हर 3 महीने, 1 अप्रैल से 3 महीना, जो आए उसका 3 महीना, और जो आए उसका 3 महीना, और फिर जो आए उसका 3 महीना, ठीक है। तो भाई तिमाही का मतलब क्या होता है, तिमाही का मतलब क्या होता है, हर 3-3 महीना ना, तो एक वर्ष में कितने हुए, 3 महीने, तो क्या कह रहा है, तीसरी तिमाही, तिमाही मतलब 3 माह को एक साथ ले लो, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, ठीक है। तो तीसरी तिमाही के बारे में बात कर रहा है, यानी आप मार्च को हटा दो, आप जो है इसको हटा दो, क्या नाम है, या यूं कहो तो दिसंबर तक, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने हो गए, तो दिसंबर तक के बारे में बात कर रहा है कि वित्त वर्ष की तीसरी 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीनों की रही है, में महत्वपूर्ण कमी दर्ज करने में मदद मिली है, ठीक है। 42 महीनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीनों की रही है क्या, जमा होने की प्रक्रिया, ठीक है,
बात समझ में आई? पहले 42 महीनों के लिए लोग रखते थे, क्योंकि अब काम ज्यादा होने लगा तो जो सामग्री होगी वो तेजी से कंज्यूम हो रही है ना, तो कितने महीने की कमी आई? 42 महीने से 33 हो गया, यानी 9 महीने की। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात दर्ज की गई है। कह रहा है कि हाँ, वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादन प्रक्रिया में, अब उत्पादन में यदि देखो, इसी को इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से समझो, अगर उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है, आ जाइए, यदि उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है, सौरभ बाद में ले लेना, सब कर देंगे बाद में ना, पहले समझ लो। ठीक है, अगर उत्पादन की प्रक्रिया में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि होने से क्या होगा? आपकी भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये सारी चीजें क्या होंगी? रिसाइकल चलने लगेंगे। भाई उत्पादन ही तो कर रहा है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो यही होता है ना, उत्पादन में इन सब सारी चीजों का योगदान है। और यहाँ पे हमारे आर्थिक सर्वे में क्या कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में तेजी दर्ज की गई। भाई उत्पादन करोगे, उत्पादन करने के बाद हमसे जो बचा, हमारे उपभोग से जो बचा, वही ना निर्यात होता है। हाँ, वही ना निर्यात होगा। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट करना बाहर। तो जब तेजी, तो कह रहा है वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ? निर्यात में तेजी दर्ज की गई है। यहां तक समझ में आई चीज? उसके बाद वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में निजी खपत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 58.4% रही, जो 2013-14 के बाद के सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जिसे संपर्क आधारित सेवाओं जैसे व्यापार, होटल और परिवहन के मजबूती से समर्थन मिला। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है कि किसके बारे में बात कर रहा है? कि निजी खपत। निजी खपत का मतलब समझते हो? ऐसे प्लेयर जो हमारे यहाँ क्या हो? निजी प्लेयर हो, सार्वजनिक नहीं, निजी। तो निजी हाथों में क्या क्या रहता है भैया? अगर निजी के बारे में अपन बात करें तो निजी में क्या रहेगा? व्यापार। भाई व्यापार निजी लोग करते हैं ना, व्यक्तिगत लोग व्यापार करते हैं ना, पर्सनल चीजें होती है ना। होटल, जो होटल मोटल है, अच्छा मोटल भी एक शब्द है, हंसी में मत लेना आप लोग। जैसे हम लोग पानी वानी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह निरर्थक शब्द है। मोटल का भी मतलब होता है होटल और मोटल। ठीक है, होटल और परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की जो जो शेयर है वो भी क्या है? वो भी निजी हाथों में है। तो कह रहा है कि इन तमाम तरीकों से अगर हम कहें कि निजी खपत में यदि वृद्धि हो गई है, तो इससे क्या होगा? इससे इन सारी चीजों में भी क्या होगा? मजबूती होगा। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई। अब कह रहा है भैया कि WTO का अनुमान है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5% के मुकाबले 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये कैसे है? देखो, WTO ने अनुमान लगाया कि विश्व व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5% के मुकाबले, किसके रेफरेंस में बात कर रहा है WTO? भारत के संदर्भ में बात कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5% के मुकाबले 2023 में 1% के निम्न स्तर पर रहेगी। ठीक है, तो यह भी बताया है। इसलिए बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। अभी बताया ना कि अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में महंगाई से क्या हुआ, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ने लगे। ठीक है, ताकि हब है ना वो प्रोडक्शन का, भाई खोलेगा रोजगार, और ताकि इकोनॉमी चाइना की भी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, बंदी की वजह से। ठीक, चाइना जो जीरो पॉलिसी लाया कोविड के लिए, ठीक है, उसका वहां पर बहुत विरोध हुआ।
ये है कि अब हम मतलब हमारे यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग इधर नहीं आएंगे कोरोना की वजह से। ठीक है, अभी 2-3 महीने में जब न्यूज़ में आप लोग सुन रहे थे पिछले दिसंबर में कि कोरोना का एक नया वेव आने वाला है या आया है, ठीक है, तो वो वाकई चाइना में अपना तांडव मचा दिया था, जिसके वजह से खोलना पड़ा। ठीक है, ताकि लोगों को क्या करना पड़ा, लोगों को भाई जीने के लिए खाना भी तो चाहिए ना, और रोजगार चाहिए, तो वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। अच्छा, 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी जो है वह 6 से 6.8% रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है। इसके बारे में हमने बात पहले ही किया था। अब देखो, ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र है, और अपने ही नज़र को इसलिए आप डालो। महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या दिख रही हैं आपको? ये क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ठीक है। उसके बाद G20 का क्या कर रहे हैं हम लोग? समिट का क्या कर रहे हैं? चेयरपर्सन हम ही है, मतलब चेयर जो हमारा अध्यक्ष है भारत ही उसका G20, ठीक है, अध्यक्षता भारत के पास ही है, ठीक है। 20 सबसे बड़े आर्थिक राष्ट्रों का अध्यक्षता करना, अपने आप में नेतृत्व करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। और भारत के तरीके से मनाया भी बताएं आपको, भारत में जितने कम से कम 1200 से कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग शहरों में, तो बहुत बड़ी टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगा। अगर कोई काम आप दिल्ली में करोगे, दिल्ली में वही सारी चीज़ें फिर डेवलपमेंट करोगे। अगर कोई भी काम आप झारखंड के किसी एक शहर में, रांची में किए, जो अपेक्षाकृत थोड़ा कम डेवलप है, तो आप उस सबमिट को इंटरनेशनलाइज्ड करने के लिए तमाम ऐसे प्रयत्न करोगे जिसके माध्यम से वहाँ पर थोड़ा पर्यटन बढ़ेगा, थोड़ा विकास की गतिविधि होगी, अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो मोदी जी के गवर्नमेंट में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ को अपने राष्ट्र के अलग अलग जगहों पर उसको ऑर्गेनाइज करना। इसके पीछे का मोटिव यही है कि एक तो पहचान बने, दूसरा रोजगार के अवसर सृजन हो, तीसरा उस पर्टिकुलर एरिया का क्या किया जा सके, सौंदर्यीकरण किया जा सके, या एक तरीके से कह लो कि आप विकास के पहियों को वहां पर थोड़ी तेजी से बढ़ाया जा सके। अब जल्दी से आते हैं जी, देखो बात हमको करनी है 21, 22 और 22-23 की, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात कर रहा है, और पिछले कुछ दिन से हम राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा का तमाम ऐसा आप लोग को तरीका बताए हैं, आप समझ पा रहे होंगे इसको कि वास्तव में ये क्या है। देखो यहाँ पर 2020-21 में राजकोषीय घाटा इसलिए ज़्यादा है कि ये पूरा का पूरा कोरोना का काल रहा। अब देखो राजकोषीय घाटा 21-22 से यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा घट रहा है ना, अपना 6.4% आ गया है, मगर यह भी क्या है, एक अनुमानित है। क्या है? अनुमानित है। और यह किसका है? बजट का अनुमान है। किसका अनुमान है? बजट का अनुमान है। इसी तरीके से आप देखें कि मुद्रास्फीति जो है 2022-23 में क्या रहा। अगर हम मुद्रास्फीति के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, तो आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित, और यहां लिखा है सूचकांक पर आधारित। तो दो तरीके से मुद्रास्फीति को हम मेजर करते हैं। क्या? एक तो कंज्यूमर के रेट के आधार पर, मूल्य मतलब होता है कि हमारे जो व्यापारी हैं उनके आधार पर हम मुद्रास्फीति को क्या करते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग। तो उपभोक्ता सूचकांक जो है वो आप देख लो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कह रहा है कि 2022-23 से 6.8% रहेगा। क्या? मुद्रास्फीति। जबकि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित जो है वो कह रहा है कि 11.5% रहेगा, ठीक है। हाँ, मगर भाई क्या है, वैश्विक परिदृश्य ऐसा है ना, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है कि मुद्रास्फीति अंडर 4% ही होना चाहिए, 4% होना चाहिए, ठीक है। मगर 6% हो रहा है, 7% हो रहा है, यहां तो 11.5% हो गया। क्यों? हम एक लक्ष्य बना के चलते। इसीलिए हमने आपको बताया ना कि जब हम बात करते हैं वित्तीय कमेटियों की, ठीक है, तो हम लक्ष्य, ताकि ये क्या है, भविष्य पर आधारित है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, मगर क्या वैसी ही चीजें घटित होगी, इसकी संभावना बड़ी कम होती है,
ठीक है, तो ये चीज जो आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि ये जो 6.8% हो गया, इसको और कम, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, जिससे महंगाई को और कंट्रोल में रहे। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत कह रहा है कि बिलियन डॉलर में कितना रहेगा, 563 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन। और जीडीपी के बारे में बात कर लें तो 2023-24 से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 6 से 6.8% क्या है, यह एक अनुमानित डाटा है। क्या है, देखो 3 तरीके के डाटा होते हैं, एक तो होता है अनंतिम, एक होता है अग्रिम, और दूसरा होता है अनुमानित। ठीक है, तो इस तरीके से 2023-24 का जो डेटा है वो 6 से 6.8% तक क्या है, अनुमानित है। ठीक है, 2020-21 में नेगेटिव में हमारा ग्रोथ रेट रहा था, ये भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि कितने वर्षों तक हमारा जो है, या कितने बार जीडीपी नेगेटिव में आया। ठीक है, तो जब युद्ध हुए थे, युद्ध के दौरान, और तीसरा आपका जब एलपीजी वगैरह आया था, उस दरमियान भी नेगेटिव में चीजें चली गई थी। सेवा में देखें, सेवा में जो मूलभूत कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि है, ठीक है, सकल मूल्य वृद्धि, ग्रॉस वैल्यू ग्रोथ, ये कितना है 2022-23 में, 9.1%, जो हमको बताता है कि चलो कुछ तो बढ़ा है। कृषि और संबंधित की जो गतिविधियां हैं, यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। औद्योगिक वृद्धि दर आप देख लो 4.1 है। तो इनमें से महत्वपूर्ण क्या है, आपका महंगाई, मुद्रास्फीति की, जीडीपी की, राजकोषीय घाटा की, और विदेशी मुद्रा भंडार की। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति कितना, 6.8, घटा ही नहीं है, 2021-22 में घटा है, 2021 में घटा है, 2020-21 में घटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ, अच्छा ये देख रहे हो राजकोषीय घाटा, ये, हाँ, यहाँ से आप देखोगे तो 2021-22 में बढ़ा है, उसके बाद फिर घटा है, तो ये घटता बढ़ता रहता नहीं है। हाँ, ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है, बताया तो अभी कि 2 तरीके से इसको नापते हैं, एक तो होता है कंजम्पशन बेस पे, दूसरा होता है व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर। अब देखो, तो 2 चीज भाई, देखो आप इसके साथ कंपैरिजन करो ना, 13% है, 11.5% हुआ है, तो कम हुआ है तो अच्छी चीज है ना भाई, मुद्रास्फीति तो कम ही होनी चाहिए। चलो, अब ये क्या देखो, विकास अनुमान का आशावादी पक्ष किस पर निर्भर करता है, निजी खपत पर। ये सारी चीज आपको पीछे हम लोग बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो सेवा के क्षेत्र में, तो सेवा का क्षेत्र जो क्षमता है, क्या है, क्षमता के स्रोत, सेवा कैसे किया जाता है, क्षमता के आधार पर। ठीक है, जो क्षमतावान होगा, यहां पे कह रहा है कि सेवा, वित्त वर्ष 23 में सेवा में वृद्धि, ठीक है, देखने को मिली। पीएमआई सेवा में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया। उसके बाद सेवा क्षेत्र में क्रेडिट ग्रोथ में 16% से अधिक वृद्धि हुई। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा। और क्या कह रहा है, 2027 तक भारतीय ई वाणिज्य बाजार का लगभग 2/3 हिस्सा फैशन, किराना और सामान्य वस्तुओं का। तो ये महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण है, और साथ में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के लिए भी बातचीत की गई है। ठीक है, अब सेवा, यहां पे देखो मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि कितना है, 2022-23 के लिए 9.1%। ठीक है, इसको देखो। फिर यहां पे क्या है, निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया कि जीडीपी विकास दर पर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। इस अनुमान की बहुपक्षीय एजेंसियां जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी और घरेलू तौर पर आरबीआई द्वारा किए गए अनुमानों से तुलना की जा सकती है। ठीक है, किसका, जीडीपी का। ठीक है, 2023-24 के लिए 6 से 6.8%, इसके पीछे का पूछ देगा तो 7%। ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए, महत्वपूर्ण 6 से 6.8% है। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि
पूंजीगत निवेश के शुरू होने का अनुमान है, तो इसका मतलब क्या है कि जब पूंजीगत निवेश होता है तो हमने क्या बताया कि ऐसे चीज लंबे समय तक चलते हैं, पूंजीगत ना। कैपेक्स बताया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था, अभी आप नहीं थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था। दीर्घकालीन। अब देखो ये क्या है, डिजिटल अवसंरचना के साथ विकास की क्षमता में वृद्धि। अगर भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के साथ विकास की क्षमता में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है कि गतिशक्ति हर तरीके से चीजों को इंटरलिंक करना। 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन। मौद्रीकरण बताया था अभी कुछ दिन पहले, मौद्रीकरण के बारे में बताया था, मोनेटाइजेशन। अरे उस दिन जो बैठे बैठे लिखवाया था मुद्रीकरण, भूल जाते हो आप लोग। तो मौद्रीकरण के बारे में बताया था ना, और उससे संबंधित जो घाटा होता है वह घाटा हो गया, बताया था ना। कॉपी तो कहां से, चलो अच्छी बात है। दिसंबर 2022 में 7 करोड़ रुपए के साथ यूपीआई लेन। यूपीआई क्या है, यूनिक भारत पे, यही होता है ना, यही होता है ना, यही होता है ना, मगर कंफर्म नहीं है, चलो बात नहीं। लॉजिस्टिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पिछले 8 वर्षों से पत्तनों की क्षमता, समझते हो आप लोग? हाँ, क्या होता है? नहीं, उनको ये पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, पोर्ट, ठीक है। हाँ, तो पिछले 8 वर्षों में प्रमुख पत्तनों की क्षमता बढ़कर दोगुनी हो गई। क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखो, कह रहा है कि सर्वेक्षण कहता है कि वास्तविक स्तर पर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि होगी। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास दर 8.7% रही थी। कोविड-19 के 3 लहरों तथा रूस यूक्रेन संघर्ष के बावजूद एवं फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में, फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का है? अमेरिका का, यूएसए का। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रों द्वारा महंगाई दर में कमी लाने की नीतियों के कारण अमेरिकी डॉलर में मजबूती दर्ज की गई है। एक बार निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हमारे पैसे की मूल्य घटी नहीं है, हमारे रुपए की मूल्य घटी नहीं है, डॉलर की बढ़ गई है। तो उसी को इन्होंने इस बात पर थोड़ा अपनी बातचीत को करने का प्रयास किया कि हमारी नहीं घटी है भाई, आपकी क्षमता, आप मैनिपुलेशन के तरीके से अपने मुद्रा को बढ़ा ले रहे हो, उसके बारे में। और आयात करने वाली बड़ा मजाक उड़ा था उसका, करने वाली अर्थव्यवस्थाओं का चालू घाटा जिसे सीएडी कहते हैं वो बढ़ा है, और दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था माना है, जिसकी विकास दर 6.5 से 7% रहेगी। तो 6 से 6.8% तो भारत ही का है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब मुद्रास्फीति के बारे में भी अभी आप लोग को बताए थे, उसी के बारे में यहाँ बताया है मुद्रास्फीति के बारे में। अब यहाँ देखो, सामाजिक अवसंरचना और रोजगार कह रहा है कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर समझ गए आप लोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जीवन की बेहतर क्वालिटी रहे। उसके बाद क्या कहा है कि 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि या तो टाइम ड्यूरेशन पूछ लेगा कि 2023 से 27 होगा कि 2022 से 27 होगा, या 2022 से तमाम तरीके से चीज़ें देती हैं। तो 2023 से 27 तक क्या है, 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। कह रहा आईआईटी, आईआईएम और IIIT की संख्या में वृद्धि होगी। उसके बाद कह रहा है शहरी रोजगार महामारी पूर्व स्तर के नजदीक पहुंचा, कि महामारी से पहले की जो शहरी रोजगार की स्थिति थी वहीं पर पुनः हम लोग पहुंच गए हैं। और ईपीएफओ आधारित नेट पेरोल में वृद्धि। ईपीएफओ क्या होता है जानते हो? नहीं जानते? जानते ही नहीं हो। एम्प्लॉय का ये फंड होता है, ठीक है, क्या होता है? फंड होता है, हाँ कटता है, पीएफ जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इस अगर आप इनरोल्ड हुए कहीं,
ठीक है, तो ये देखता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, या आप संगठित और असंगठित दो क्षेत्र होते हैं भारत में। कार्य या सर्विस के हर तरीके से जो हमारे रोजगार के क्षेत्र हैं वह संगठित होते हैं और असंगठित होते हैं। तो संगठित क्षेत्र वास्तव में 2% के आधार या 2 से 4% ही पूरे जीडीपी का क्लियर करता है। बाकी लगभग 96 से 94% असंगठित क्षेत्रों पर कार्य निर्भर है। ठीक है, तो जो असंगठित है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट भाई मजदूरी करते हैं, डेली बेसिस पे रहते हैं, तो क्या वह ईपीएफओ में इनरोल हो पाएंगे? नहीं। ठीक है, बात सुन भाई। वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर ईपीएफओ आधारित नेट पेरोल में वृद्धि हो रही, इसका मतलब क्या है कि लोगों में रोजगार मिला है, लोगों को रोजगार बढ़ा है, ताकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इनरोल्ड हो जाते हैं, यानी जैसे ही आपको रोजगार मिला आप ईपीएफओ में इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, उनके कटता है, एम्प्लॉय के फंड कटते हैं वो। ठीक है, हर जगह कटता है, हर जगह कटता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कटता। ठीक है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं पीएफओ को। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, चलो अब आते हैं भारत के दृष्टिकोण से। देखो, भारत विकास के दृष्टिकोण को निम्न से बढ़ावा मिला है। कैसे? चीन के कोविड-19 संक्रमण के वर्तमान लहर से पूरी दुनिया के प्रभावित होने की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ा, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रही हैं। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना न तो पूर्ण है और न ही निरंतर है। यानी मुद्रास्फीति तो बढ़ेगा मगर इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं होगा। कह रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के रुझानों से मौद्रिक मजबूती में कमी आई है। भारत में घरेलू मुद्रास्फीति दर 6% से कम है, जिससे देश में पूंजीगत प्रवाह बढ़ा है। ठीक है, सर्वेक्षण और क्या कहता है? सर्वेक्षण कहता है कि सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए तेज वृद्धि की गई है, जो जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.6% रही, और इसे केंद्र सरकार की आपात ऋण से जुड़ी गारंटी योजना, आपात ऋण, जिसको आपात समझते हो ना, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, सडन आता है। और इसके बाद क्या कह रहा है कि बैंक ऋण में हुई वृद्धि उधार लेने वालों के बदलते रुझानों से भी प्रभावित हुई है। बैंक से लोग ऋण लिए हैं, तो लोग ऋण लेने के बाद क्या करते हैं भाई, मार्केट में ही तो पैसे लगाते हैं, उत्पादन की क्रियाओं में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात कहता है। हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान कर रही है और अप्रत्यक्ष तौर पर ग्रामीण परिवारों को अपनी आय के स्रोतों में बदलाव लाने में मदद कर रही है। पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, ये सारी चीजें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भी अनुशंसा प्रदान की है कि ऐसे जो योजनाएं चल रही हैं उससे क्या हो रहा है, उससे जो आय है ग्रामीण, वहां पर स्रोतों में बदलाव आपको मिल रहा है। ठीक है, जिनमें लिंग, प्रजनन दर और सुविधाएं, परिवार की सुविधाएं और महिला सशक्ति पर विशेष बल दिया गया। फिर क्या कह रहा है? सर्वेक्षण उम्मीद करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से मुक्त हो चुकी है और वित्त वर्ष 2022 में दूसरे देशों की अपेक्षा तेजी से पहले की स्थिति में आ चुकी है। ठीक है, इसके बारे में भी अपनी बात की गई है। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति अगर सभी क्षेत्रों को मिला दें तो क्या कहता है कि वित्त वर्ष इतना रहने का अनुमान है और भारत की जीडीपी विकास दर मजबूत बने रहने की उम्मीद है 2023 और 24 तक, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास संचालक। ठीक है, आर्थिक लचीलापन का मतलब क्या कि जैसे समस्याएं हमको उत्पन्न हुई उसी के आधार पर हमने निर्णय लेना आरंभ कर दिया। तो वही बात यहां पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक शक्ति, सीएडी का बढ़ना, कैपिटल
जो एड ऑन होते हैं वो, और निर्यात की स्थिर वृद्धि अनिवार्य रूप से यूरोप में भू राजनीतिक विवाद का परिणाम है। यूरोप में भू राजनीतिक परिणाम समझते हो कि राजनीतिक क्या क्या परिणाम होते हैं और भौगोलिक क्या क्या परिणाम है, उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्य एक अच्छा वर्ष रहा। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर संचयी तौर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। संचयी दर पर समझते हो, हर 30 दूसरे महीने होता है मौद्रिक समीक्षा। इसके आधार पर जो संचय हुआ, मतलब एक दो महीने पे, फिर अगले 2 महीने पे, फिर अगले 2 महीने पे, इसी तरीके से रेपो रेट में टोटल इन्होंने 225 बेस रेट का क्या किया, वृद्धि किया। रेपो दर वृद्धि, मौद्रिक नीति बदलाव जारी है, और सकल गैर निष्पादनीय संपत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, एनपीए, 7 साल के निचले स्तर, यानी इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अप्रैल 22 से गैर खाद्य ऋण के बारे में भी बात किया जा रहा है। अप्रैल कब, अप्रैल 2022 से। ठीक है, अब देखो 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर स्थिर यील्ड, ये भी रहा, और कह रहा है कि घरेलू शेयर बाजार अपने प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। अप्रैल से दिसंबर वित्त वर्ष 23 के लिए, वित्त वर्ष 23 का मतलब क्या कि 2022 का अप्रैल और 2022 के दिसंबर के मध्य के बारे में कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, और उद्योग के बारे में भी हमने बताया आपको। ये देखो क्या क्या कह रहा है यहां पे, सकल घरेलू उत्पाद में, पहले ये देख लो, पहली छमाही के लिए औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत बढ़ा, 3.7% बढ़ा। पीएमआई निर्माण विस्तार क्षेत्र में रहा। स्वस्थ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्ति की उम्मीद हुई, और जनवरी 2022 से एलएसएमई, या यूं कहो कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में वृद्धि की गई 30% की। और 2022 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात कितना गुना बढ़ा, तो 3 गुना बढ़ा। और कह रहा है फार्मा उद्योग में एफडीआई 4 गुना की बढ़ोतरी हुई। 2 तरीके से विदेशी निवेश हमको मिलते हैं, एक तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फॉरेन एफआईआई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। पढ़ाई के लिए एफआईआई को, और एक्चुअली में एक मिनट को कंफर्म कर लें, गलत जानकारी आपको ना दे। 2 तरीके से होता है, एक तो होता है एफडीआई के माध्यम से, और एक होता है एफआईआई। ठीक है, ये भी फॉरेन का एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, इंस्टीट्यूशनल, आई राइट। ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन का होता है वो यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो गया, और इन्वेस्टमेंट के यानी विदेशी निवेश करने के 2 तरीके, तो ये जानते हो आप लोग। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो क्या कह रहा है जी, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में हम लोग देखे थे कि 563 बिलियन डॉलर। राजकोषीय घाटा के बारे में भी देखे थे, 6.4% के बारे में बात कर लिए थे। ठीक है, अब देखो कह रहा है मौद्रिक विकास, राजस्व में वृद्धि। अब राजस्व क्या, 2 तरीके के, कौन कौन से बताओ? राजस्व पूरी पढ़ाई तुम, ताकि टैक्सेशन बेस्ड भी हमारा पिछला क्लास ही था, 3-4 दिन 5 दिन से जो चल रहा है, या यूं कहो 1 हफ्ते से, हमने आपको बताया था राजस्व। राजस्व का मतलब क्या होता है, राज्य का अपना, सरकार का अपना, स्व मतलब अपना, सरकार का। और क्या कह रहा है, राजस्व यानी उसके आय में वृद्धि हुई है सरकार के, तो वृद्धि के 2 स्रोत शुल्क वाला बताया था, एक तो होता है गैर कर से प्राप्त आय, दूसरा होता है कर से प्राप्त आय। तो क्यों नहीं बताते हो आप लोग, होता है ना, होता है। चलो आ जाओ इधर, इसको पढ़ा लें, उसके बाद उसको मतलब दिमाग में रखो। सरकार वित्त वर्ष 2023 के लिए मौद्रिक घाटे का लक्ष्य हासिल करने के मार्ग पर है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में राजस्व में लगातार वृद्धि की गई है, यानी टैक्स वैक्स से जो इनकम है उसमें बढ़ा है। औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है। जीएसटी बढ़ रहा है तो क्या
बढ़ रहा है। जीडीपी के प्रतिशत की तुलना में सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि, अगर पूंजीगत यानी इसका मतलब है चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले जीडीपी की तुलना में ऋण में मामूली वृद्धि देखने को सरकार के ऋण को सहनीय बनाए रखा है। अब हम बात करते हैं क्या भारत का समावेशी विकास, किस कैसा विकास हो, समावेशी, सबका विकास हो। समावेशी विकास के लिए कह रहा है कि समीक्षा में इस बात पर जोर दिया कि विकास तब समावेशी होता है जब यह रोजगार सृजित करता है। ऐसे ही पूछ लेगा कि समावेशी विकास का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि विकास समावेशी तब कहलाता है जब रोजगार सृजित करता है। ठीक है, अब देखो आधिकारिक एवं गैर आधिकारिक दोनों स्रोतों के हवाले क्या कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण हुआ था 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 के समाप्त तिमाही में 9.8% से घटकर एक वर्ष बाद 7.2% हो गई। कितने वर्ष के? 15 वर्ष से ऊपर श्रम करने वाले लोगों पर। फिर क्या कह रहा है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी की योजना की गई, घोषणा की गई वित्तीय वर्ष 21 में। उसमें कहा है कि सिबिल की एक हालिया रिपोर्ट ने बताया कि कोविड झटके का सामना करते हुए एमएसएमई का जो ग्रुप है, जो सेक्टर है, वह 83% उधारकर्ताओं ने ईएसईसी एलजीएस का सूक्ष्म उद्योगों के रूप में लाभ उठाया, यानी क्रेडिट लिए, लोन लिए। कौन? एमएसएमई सेक्टर के लोगों ने लोन लिया। लोन लेंगे एमएसएमई वाले तो लाजमी सी बात है उत्पादन कार्य करेंगे तो रोजगार सृजित होगा। मनरेगा के तहत क्या कहा है कि व्यक्तिगत भूमि पर काम के संबंध में तेजी से अधिक संपत्ति का सृजन कर रही है। ठीक है, और यूएनडीपी का एक रिपोर्ट कहा कि मुद्रास्फीति के प्रकरण में कि अच्छे लक्षित समर्थन के कारण गरीबी पर कम प्रभाव पड़ा और भारत जो है दुनिया में सेवाओं के क्षेत्र में 7वां सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। तो यह पूछ देगा एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि भारत दुनिया में सेवा निर्यातक यानी सर्विस एक्सपोर्टर के रूप में कौन सा स्थान रखता है, तो आप क्या कहोगे? यह 7वां सबसे बड़ा स्थान है। और 2022 में पूरी दुनिया में अन्य देशों से सबसे अधिक भारत में धनराशि भेजी गई। कब? 2022 में पूरी दुनिया में सर्वाधिक राशि कहां भेजी गई? तो वह भारत में भेजी गई। हाँ, चलो अब कह रहा है, अब अंतिम बात कह रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रही है। ठीक है, कौन कौन सी चुनौतियां? भाई कोविड, रूस यूक्रेन का संकट, पूरे यूरोप में आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, ये समाज से क्यूमुलेटिव इफेक्ट यहां पर देखने को मिलते हैं, जिससे प्रतिशत में देखें या यूं कहें कि भारत के विकास के पथ को देखें तो बड़ा ही प्रभावी हुआ है। मगर अगर अन्य राष्ट्रों से तुलना के दृष्टिकोण से इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कम प्रभाव देखने को मिला है। क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था लगभग 6 चुनौतियों का सामना कर रही है, तो बोल देगा कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत कितनी प्रकार की चुनौतियों का सामना कहोगे? 6 तरीके से। कौन कौन से? कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के कारण रुकावट आई, रूस यूक्रेन संघर्ष और इसको प्रतिकूल प्रभाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला, मुख्य रूप से खाद्य, कि यूक्रेन और रूस का एक ऐसा बेल्ट है जहां पर सर्वाधिक गेहूं होता है, सर्वाधिक खाद्य चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ईंधन, उर्वरक, जो पोलैंड और यूक्रेन सर्वाधिक उर्वरक बनाते हैं, रूस भी जो यूरिया वगैरह होता है ना, वहीं से बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, आपूर्ति में बाधा हुई और महंगाई को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व की दरों में वृद्धि के कारण विकास की जो विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों की सामने समस्याएं उत्पन्न हुई।
जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अमेरिकी डॉलर में तो उछाल आया और सकल आयात अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता बढ़ा। हमने लिया था ऋण, ठीक है। अब हमेशा फॉरेक्स पे होता है, हमने आपसे कुछ सामान खरीदा और आपके देश के मूल्य में वृद्धि हो गई और हमने पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम आपको आपकी ही मुद्रा बैलेंस पेमेंट करेंगे। जब आपके मुद्रा में वृद्धि हो गई तो जो काम हमको 100 रुपए में करना था वो हो सकता है 150 में करना पड़े, ठीक है। यही यहाँ पे कह रहा है कि फेडरल रिजर्व में वृद्धि के कारण क्या हुआ, चालू खाता घाटा बढ़ा। चालू खाता घाटा, करेंट डेफिसिट अकाउंट क्या हुआ, बढ़ गया। वैश्विक गतिरोध की संभावनाओं का सामना करते हुए राष्ट्रों ने अपने संबंधित आर्थिक स्थिति की रक्षा करने के लिए मजबूरी महसूस की, ठीक है। बात समझ में यहां तक। सीमा पार व्यापार धीमा कर दिया। सीमा पार व्यापार का मतलब क्या, एक्सपोर्ट, भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसके पहले तो हमारे नागरिक जो हैं उनको खाने पीने की चीजें मिलनी चाहिए ना, जरूरतों की चीजें, जिसने विकास के लिए चौथी चुनौती पेश की। तो ये 4 चुनौती हुई। शुरुआत से 5वीं चुनौती बढ़ रही थी क्योंकि चीन ने अपनी नीतियों से प्रेरित काफी मंदी का अनुभव किया और विकास के लिए छठी मध्यम अवधि की चुनौती को शिक्षा और आय अर्जन के अवसरों के नुकसान से उत्पन्न महामारी से डरा हुआ देखा गया। तो ये 6 तरीके की चुनौतियां। देखो चीन ने क्या किया, चीन के जो अपनी नीतियां थी, अपनी खुद की नीति, उससे क्या हुआ, प्रेरित काफी मंदी का अनुभव किया। यानी चीन ने अपनी नीतियों से क्या किया, मंदी का अनुभव किया। अब जब चीन मंदी, जहां पर प्रोडक्शन हब है, कारखाना में अगर सामान कम गति से उत्पादन तो हो रहा है, यानी कम गति से होगा तो लाजमी सी बात है संपूर्ण विश्व पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि छठी मध्यम अवधि की चुनौती को शिक्षा और आय अर्जन के अवसरों को देखकर देखा गया। अब शिक्षा, जैसे यूक्रेन में तमाम ऐसे विद्यार्थी थे, ठीक है, जो वहां पर फंसे रहे युद्ध के दौरान, ठीक, तो शिक्षा का असर भी हुआ। अब बहुत लोग जो राष्ट्र में शिक्षा मेडिकल के लाइन में जाना चाहते हैं अब नहीं जा पाएंगे। कोरोना की वजह से जो अन्य राष्ट्रों से हमारे यहाँ शिक्षा लेने के लिए छात्र आते थे वह भी नहीं आएंगे। तो भाई वो आते हैं अपने यहाँ से डॉलर लेके ना, रुपया लेके थोड़ी ना आएंगे, डॉलर लाएंगे, फॉरेक्स में उसको एक्सचेंज कराएंगे। तो ये सब भी एक तरीका होता है जिससे हमारे यहाँ के रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व में वृद्धि होती है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में। फिर क्या क्या है, समीक्षा में बताया गया कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह भारत ने भी इन असाधारण चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसने इसका बेहतर तरीके से क्या किया, ठीक है। चलो, सबसे अन्य महत्वपूर्ण बात जो है कि समीक्षा में बताया गया है कि मुद्रास्फीति और मौद्रिक तंगी ने सभी अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफल को सख्त कर दिया। बॉन्ड प्रतिफल, बॉन्ड गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं जो सामान्य लोग क्रय करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के बॉन्ड कौन क्रय करता है, बैंक भी क्रय करता है। मतलब प्रतिफल को सख्त कर दिया कि बॉन्ड जो है, यहां पे क्या कहा है कि अर्थव्यवस्था में बॉन्ड प्रतिफल, बॉन्ड प्रतिफल का मतलब क्या कि इजीली अब हम आपको बॉन्ड नहीं देंगे, ठीक है, बात समझ में आई वो बात। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं से इक्विटी पूंजी का बहिर्वाह अमेरिका के पारंपरिक रूप से सुरक्षित आश्रय बाजार में हो गया। अब इक्विटी पूंजी समझते हो, पूंजियां 2 तरीके की होती हैं, एक तो होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो वास्तविक स्वामी होते हैं किसी भी शेयर होल्डर के रूप में या किसी कंपनी के रूप में, वह वास्तविक स्वामी होते हैं जिन पर डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, लाभांश होता है, ठीक है, शेयर पर प्राप्त होने वाला लाभांश होता है। प्रेफरेंस पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को या धारकों को कुछ विशेष तरीके के अधिकार प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी इनका जो लाभांश का दर होता है वह पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है, बात समझ भाई। हाँ, इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब समझो, इसे कहते हैं समता, मतलब समानता का अधिकार है सारे लोगों को।
और पूर्वाधिकार का मतलब क्या है, पहले का अधिकार है। ठीक है, ये बात की गई है। बता देंगे बच्चा, अभी बस आपको इतना ही जानना है, इसमें अभी बताते हैं, सारी चीजें बता देंगे। और शुद्ध आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को के दबाव को बढ़ा रहा है। तो ये सारी की सारी गतिविधि रही जो एक की हाइलाइट्स के माध्यम से हम आपको कल के द्वारा दिया गया आर्थिक समीक्षा के बारे में बताए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रमुख चीज़ें क्या क्या है इसको देख लें कि कितनी चुनौतियां हैं, विकास दर कितना है, ग्रोथ रेट, मुद्रास्फीति का कितना है, हाँ, और हमारा विदेशी जो भंडार है, मुद्रा भंडार, वो 563 बिलियन करोड़ के आसपास है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से तमाम योजना हैं पहुंचेगा। अब हम लोग आगे के बारे कल की बात में करेंगे, ताकि आज आने वाला है बजट। ठीक है, तो बजट का विश्लेषण कोशिश करेंगे कि आप लोग को कल और अच्छे से समझाएं बजट को। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास। यही इसी अपेक्षा के साथ अब आपसे विदा लेने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, थैंक यू।